जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप वर्ग 3 एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं या सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं या रीट की तैयारी कर रहे हैं और जिनमें भी पर्यावरण पूछा जाता है, उन पर्यावरण के प्रश्नों को आज हम लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और ये जो टेस्ट सीरीज है आपकी निरंतर चल रही है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और वर्ग 3 का पूरा कंप्लीट पर्यावरण का सिलेबस विस्तृत रूप से करवा दिया गया है। और अब ये प्रश्न की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए दोस्तों आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। 1948 ईस्वी में राष्ट्र संघ की मदद से प्रकृति संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो एक की गई थी दोस्तों फ्रांस में। फ्रांस यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 1948 में राष्ट्र संघ की मदद से प्रकृति संरक्षण अंतरराष्ट्रीय जो संघ है इसकी स्थापना की गई थी, 1948 में की गई थी। अब बात आई है फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी है दोस्तों पेरिस, है ना, पेरिस है। और यहाँ पर किसका मुख्यालय है? यूनेस्को का मुख्यालय है, आपको याद रख लेना है। और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे भी स्थित है, सभी को याद रख लेना है। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तब आपका उत्तर होता है दोस्तों कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क आपका सही हो जाएगा और इसका जो उत्तर है वो फ्रांस है। बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर आप MPPSC और व्यापम से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे दी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, उससे आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं, देख लेते हैं कौन कौन से फायदे। जब आप अनअकैडमी ऐप है दोस्तों क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर आपको अनअकैडमी ऐप में लॉग इन करना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको ईमेल और फोन के माध्यम से दोस्तों आपको जब इस ऐप में आप पहुंच जाएंगे तो आप अपना गोल यानी कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, MPPSC व्यापम, आप यहां पर चयन करेंगे, जहां पर आपको फ्री लाइव क्लासेस भी उपलब्ध होती हैं। और साथियों बात करें कि यहां पर फ्री लाइव क्लास और डेमो क्लास भी आपके लिए उपलब्ध है, तो इन क्लासों को भी आप देख सकते हैं, आपके डाउट भी यहां पर क्लियर किए जाते हैं। साथ ही यहां पर आपको लाइव क्लास भी मिलती है। फ्री लाइव क्लास में दोस्तों आपको ऑनलाइन लाइव क्लास मिलेगी, साथ ही आपके लिए टेस्ट भी मिलेगा और टेस्ट में आपका स्कोर कार्ड भी बताया जाएगा, है ना। और साथ ही दोस्तों आपका पूरा पेपर का एनालिसिस भी किया जाएगा और आपके डाउट भी क्लियर यहां पर किए जाएंगे। ठीक है, अब बात करें दोस्तों यहां की कि जो भी आप टेस्ट देते हैं उस टेस्ट से संबंधी अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप टॉप एजुकेटर के द्वारा दोस्तों चैट कर सकते हैं और डाउट का सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहां पर आपको दोस्तों पीडीएफ भी मिलेंगी, आपको पीडीएफ भी डाउनलोड करेंगे और ये बिल्कुल पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेंगी आपको। ठीक है, तो आपको ऐप को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। और दोस्तों यहां पर अगर बात करें तो यहां पर जो भी आप टेस्ट देते हैं, जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, इसका दोस्तों स्कोर कार्ड आपके सामने मिलेगा कि आपको कितने नंबर इसमें प्राप्त हुए हैं। और उस नंबर पर दोस्तों आपको कोई डाउट लगता है तो इसमें लाइव क्लास के माध्यम से आपका क्या किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा कि किस प्रकार से आपने प्रश्न का जवाब दिया था। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। और मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आपको फ्री में है, कितने सारे, बहुत सारे MPPSC, पुलिस, जेल प्रहरी, सभी के लिए मॉक टेस्ट फ्री में भी उपलब्ध हैं MPSI एग्जाम के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं फ्री क्लास और प्लस क्लास। प्लस क्लास यानी कि इसमें सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ फ्री क्लासें आपको मिलती हैं अनअकैडमी ऐप में, तो कुछ क्लासों के आपके पैसे भी लगते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें कैसे कैसे होता है दोस्तों। अगर इसमें बात करें कि जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री क्लास में आपको लिमिटेड आपका सिलेबस कवर किया जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको जो टेस्ट हैं वो लिमिटेड टेस्ट मिलेंगे, है ना। और अगर प्लस क्लास की बात करें तो यहां पर आपका सिलेबस कंप्लीट कवर किया जाएगा और अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे और अनलिमिटेड यहां पर आपको पीडीएफ और नोट्स भी मिलेंगे। साथ ही ऑल डाउट सॉल्व किए जाएंगे आपको टॉप एजुकेटर के द्वारा। ठीक है, और यहां पर आपको लिमिटेड नोट्स मिलेंगे और लिमिटेड आपको डाउट सॉल्यूशन भी मिलेंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण का लगातार जो है लक्ष्य लगातार उत्पादक भी विनिश्चित करना है। क्या करना है? पौधों, प्राणियों, उक्त पदार्थों या फिर उक्त सभी। जल्दी से 122 का उत्तर हमें बताना है, तो उत्तर होगा उक्त सभी। पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य लगातार
उत्पादक भी विनिश्चित करना है, पौधों में, प्राणियों में, पदार्थों में। 122 का उत्तर जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर का सही होगा। ठीक है, हाँ दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखें, बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज है। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ है? आपको बताना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ है, जल्दी से कमेंट में लिखो। जी हाँ दोस्तों, और एक जो पर्यावरण की जो प्रमुख संस्थान हैं उनका मैंने वीडियो बना के डाल दिया है, तो वो जरूर सभी को देखना है। इसका सही उत्तर होगा 1986। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। अब आपको बताना है दोस्तों पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहां पर है, कमेंट में आप सभी लोग बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ था? जल्दी से बताना है संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ था? फटाक से उत्तर बताओ अगर आपको पता है कि जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था वो हुआ था न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क यानी कि जे कहां पर है? अमेरिका में है। ठीक है, अब यहां पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन की बात आई है तो आपको बताना है दोस्तों कि जो पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, सभी को बताना है। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तब आपका उत्तर होता है 5 जून, सभी को पता है। ठीक है, और ये कब से मनाना प्रारंभ हुआ है? तो ये 1974 से मनाना प्रारंभ हुआ है। और इसकी घोषणा मनाए जाने की कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा हुई थी? तो यूएनईपी के द्वारा हुई थी। ठीक है, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तब आपका उत्तर होता है नैरोबी। नैरोबी कहाँ पर है? तो नैरोबी केन्या की राजधानी है। इतनी जानकारी आपको याद रख लेनी है। और विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय क्या था? तब आपका उत्तर होगा वायु प्रदूषण। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रख लेनी है। 2019 की जो थीम थी वो वायु प्रदूषण थी। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कितना जुर्माना लगाया जाता है? जल्दी से बताना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1986 में और इसका अगर कोई प्रावधानों को उल्लंघन करता है तब उसे 1 लाख रुपए का जुर्माना, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर देना सभी लोग। क्योटो ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस किस राष्ट्र में हुआ था? तो जल्दी से बताना है। क्योटो ग्लोबल वार्मिंग जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कहाँ हुआ था? तब आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा जापान, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो आपका सही हो जाएगा। क्योटो ग्लोबल वार्मिंग हुआ था जापान में। ठीक है, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 1985 में वियना कन्वेंशन किसके संरक्षण में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 128 का आंसर सभी को बताना है। वियना कन्वेंशन किसके संरक्षण हेतु संपन्न हुआ था? तब आपका उत्तर हो जाता है दोस्तों ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत की बात आई है तो आप सभी को पता है कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे बचाने के लिए जो मदद करती है या इसको पृथ्वी से आने तक रोकती है, कौन? ओजोन परत। और ओजोन परत जो है आपकी 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में हम मनाते हैं, सभी को याद रख लेना है। ठीक है, ट्रैफिक संस्था किसके व्यापार को रोकने हेतु बनाई गई? जल्दी से बताना है। ट्रैफिक संस्था किसके व्यापार हेतु बनाई गई? तो सभी का पशुओं, हड्डियों, दांत एवं खाल। उत्तर क्या हो जाएगा? 129 का उत्तर हो जाता है। उक्त सभी के व्यापार को, दांत एवं खाल, हड्डियों, पशुओं के लिए व्यापार को रोकने के लिए ट्रैफिक संस्था बनाई गई, आपको याद रख लेना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है तो किससे संबंधित है? 130 का आंसर बताना है। तब आपका उत्तर होगा जलवायु परिवर्तन से। जी हाँ दोस्तों, विकल्प नंबर बी इसका सही होगा। अब यहाँ पर जलवायु परिवर्तन आया है तो आपको याद रख लेना है कि जलवायु आपातकाल घोषित किया गया 2019 में। ठीक है, और जलवायु आपातकाल जो शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है वो किसने चुना है? तो वो चुना है ऑक्सफोर्ड जो है डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, इसने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है जलवायु आपातकाल या फिर क्लाइमेट इमरजेंसी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है ना। यहाँ से भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? आपको बताना है। जैव विविधता सभी लोग समझते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में जीवों की विविधता जैव विविधता को दर्शाता है, और आपको पता होगा दोस्तों कि ये भारत का इस प्रकार से नक्शा होता है। ठीक है, और जो है यहाँ से आप लोग देखते होंगे कि यहाँ से ये केरल है और ये हमारा पश्चिमी घाट कहलाता है।
ठीक है। और जैव विविधता की दृष्टि जो संक्षिप्त जो क्षेत्र है वो कौन सा है, पश्चिमी घाट, यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वो यहाँ पर है ना। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि शांत घाटी कहाँ पर है, तब आपका उत्तर होता है यहीं केरल में है, और यहाँ जैव विविधता के लिए जानी जाती है शांत घाटी, ठीक है, या साइलेंट वैली जिसे कहा जाता है। तो आपको याद रख लेना ये केरल में है। और केरल में एक क्वेश्चन और करंट का आपको याद रख लेना है कि केरल में एक पेरियार अभ्यारण्य है, पेरियार अभ्यारण्य आपको याद रख लेना है, ये केरल में है। और इस पेरियार अभ्यारण्य के अंतर्गत सबरीमाला मंदिर है, एक सबरीमाला मंदिर, ठीक है, जो अभी चर्चा में रहा है। तो आपको याद रख लेना, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में एक क्वेश्चन बना था कि पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है या सबरीमाला मंदिर कहाँ है, तब आपका उत्तर होगा केरल में। और ये पेरियार अभ्यारण्य के अंदर है, तो सबरीमाला मंदिर पेरियार अभ्यारण्य में है, आपको ये चीज भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है। तो हॉट स्पॉट कौन सा माना जाता है, जल्दी से हमें कमेंट में लिखना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तब आपका उत्तर होगा पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। इसे हॉट स्पॉट भी कहा जाता है और पश्चिमी क्षेत्र को भी हॉट स्पॉट कहा जाता है। सभी लोगों को याद रख लेना है, जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी हिमालय इसे भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी कहाँ पर अवस्थित है, मैंने बता भी दिया था, 133 का आंसर आपको बताना है। जैसे साइलेंट वैली कहा जाता है, तब आपका उत्तर होता है दोस्तों केरल में है साइलेंट वैली। और एक क्वेश्चन और उत्तराखंड से बन जाता है, उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है, तब आपका उत्तर होता है देहरादून, ठीक है। और देहरादून में कौन सा अनुसंधान केंद्र है, तब आपका होता है वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। और एक और कौन सा है, तो वन्य जीव संरक्षण अनुसंधान संस्थान भी है देहरादून में। और एक और राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो कौन सा है उत्तराखंड में, जल्दी से बताना है ना। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में चिपको आंदोलन पूछा जाता है, संबंधित है, तो उत्तराखंड से संबंधित है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। और इससे संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड में चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। तब आपसे पूछा जाता है फूलों की घाटी कहां पर अवस्थित है, 134 का आंसर सभी को बताना होता है। तब आपका उत्तर क्या होता है, तब आपका उत्तर होता है दोस्तों उत्तराखंड, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और अभी हाल ही में उत्तराखंड में हिम तेंदुओं का जो है सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ है। तो आपको याद रख लेना, हिम तेंदुओं का सर्वेक्षण किस राज्य में प्रारंभ हुआ है, तो आपका उत्तर होगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट, निम्न में से जैविक घटक है तो कौन सा है, जल्दी से बताना है। जैविक घटक हमें बताना है पादप, मृदा, वायु या फिर जल। तब आपका उत्तर क्या होगा, फटाक से कमेंट में लिखना है उत्तर। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों पादप, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। पादप जो है जैव घटक माना जाता है। और वीडियो अगर थोड़ा सा 5% भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर देना, अपने मित्रों तक शेयर कर देना। इस सीरीज बहुत बड़ी है और निरंतर चल रही है, पिछले बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हो चुके हैं। निम्न में से कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति है, तो जल्दी से बताना है कच्छ वनस्पति कहां पर है। तब आपका उत्तर होता है कहां पर है, गोबा, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। आपका जो कच्छ का रण पूछा जाता है, कच्छ का रण गुजरात में है, ठीक है, सभी को पता है कच्छ का रण। और कच्छ वनस्पति पूछी जाए तो ये गोबा में हो जाएगी, ठीक है, गोबा विकल्प नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, जल्दी से उत्तर बताओ। आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो 137 का उत्तर सभी को बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा। तब आपका उत्तर होगा आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तब आपका उत्तर होता है दोस्तों घेंगा। घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से, ठीक है। हाँ, जैसे गाइटर भी कहा जाता है, गाइटर भी कहा जाता है घेंगा को। नेक्स्ट है, जैव विविधता को अधिकतम जो संकट है वो किससे है, तो 138 का आंसर सभी को बताना है। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में लिखो। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से जैव विविधता को अधिकतम संकट है, विकल्प नंबर ए जो हो जाएगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहां पर अवस्थित है, जल्दी से बताना है। कच्छ की खाड़ी में, सुंदरबन में, चिल्का झील या इनमें से कोई नहीं। तब उत्तर होता है कच्छ की खाड़ी, मतलब जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। और सुंदरबन आपसे पूछा जाता है कि ये कहां पर है, तब आपका उत्तर होता है पश्चिम बंगाल में है। और चिल्का झील कहां पर है, तब आपका उत्तर होता है उड़ीसा में। और एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे जो तटीय झील मानी जाती है, लैगून झील मानी जाती है, वो कौन सी है, तो चिल्का झील है। ये चीज भी याद रखनी है, ठीक है। और ये उड़ीसा में है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस कॉन्फ्रेंस का नारा था केवल एक पृथ्वी,
तो जल्दी से बताना है केवल एक पृथ्वी किस कॉन्फ्रेंस का नारा था, जल्दी से बताओ। मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस, वियना कॉन्वेंशन, मॉन्ट्रियल सहमति, तब आपका उत्तर होता है मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस। इसका नारा था केवल एक पृथ्वी, ठीक है। विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है, तो जल्दी से उत्तर बताना है कि सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है तो वो पोषक तत्व कौन सा है, तब आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट में लिखना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कार्बन चक्र, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग देख रहे हैं। आपसे पूछा जाता है कि जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, तब आपका उत्तर होता है सूर्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, जल्दी से कमेंट में लिखो। प्रश्न क्रमांक 142 का उत्तर हमें बताना है। उत्तर क्या होगा, सौर विकिरण का जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो किसमें होती है, जल चक्र में होती है। जल चक्र यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। अब आपको बताना है कि जल का, पानी का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, जल्दी से बताना कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं जो मिलकर के पानी का निर्माण करती हैं, तो आप सभी को बताना है। जल्दी से बताओ, सागरीय जल में कितने प्रतिशत लवणता होती है, जल्दी बताना है। सागरीय जल सभी लोगों को पता है, और जब सागर की बात आती है, महासागर की बात आती है, तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर माना जाता है और उसमें 35% लवणता पाई जाती है। विकल्प नंबर जो डी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता, तो जल्दी से उत्तर बताना है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता तो वो क्या है, वो है प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में, सभी हरे पौधों में पाया जाता है प्रकाश संश्लेषण। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए किस में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है, तब अब आपका उत्तर होता है सभी पौधों में, और एक दूसरा विकल्प होता है हरे पौधों में, तब आपका उत्तर हो जाता है हरे पौधों में, सूखे पौधों में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जीवमंडल के आवरण की परत सामान्यतः कितनी मोटी होती है, 145 का उत्तर सभी को बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा, जीवमंडल के आवरण की परत जो सामान्यतः होती है वो होती है 20 से 30 किलोमीटर, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सागरीय जल की लवणता में किस लवणता की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो जल्दी बताओ। सोडियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट की, तब आपका जो उत्तर होगा 146 का सोडियम क्लोराइड यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परितंत्र में मानव है, तो परितंत्र में मानव क्या है, 147 का आंसर हमें बताना है। दोस्तों आपको पता होगा कि मांसाहारी जो केवल मांस खाते हैं, शाकाहारी जो केवल अन्न खाते हैं या शाकाहारी भोजन करते हैं, और सर्वाहारी जो मांस और दोनों खाते हैं, तो परितंत्र में जो मानव है वो क्या है, वो सर्वाहारी है, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है, उत्पादक घटक बताना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, पारिस्थितिकी शब्द का जो प्रतिपादन किया, सबसे पहले प्रयोग किया है वो किसने किया है, तब आपका उत्तर होता है हैकले महोदय, है ना, हैकले महोदय ने किया है। तो जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक माना जाता है, तब आपका उत्तर होता है हरे पौधे जो होते हैं ये उत्पादक माने जाते हैं, ठीक है, याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से भी नियमित किया जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड द्वारा, नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा, CFC द्वारा या फिर जलवाष्प द्वारा, तब आपका उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रहा कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना, और ये पूरी टेस्ट सीरीज से जरूर सभी लोगों को जुड़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है, तब आपका उत्तर क्या हो जाता है, नाभिकीय शक्ति, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खाद्य श्रृंखला में मानव है तो क्या है, एक निर्माता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, केवल द्वितीय उपभोक्ता या प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता, तो मानव जो है ये प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता है। विकल्प नंबर जो डी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, जल्दी से बताना है, गंधक का,
क्लोरीन का, ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। 152 का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कि आयोडीन का। जो समुद्री खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, तब आयोडीन का माना जाता है। विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आयोडीन का है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है तो किस पर करती है? हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, चक्र पर, या फिर तापक्रम पर। तो वर्षा की जो मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको 5% भी अच्छा लगा हो, आपके फायदे का हो, तभी लाइक करना। आप निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है, तो स्थायी गैस कौन सी है, तो जल्दी से उत्तर बताना है। 4 विकल्प भी हमारे सामने मौजूद हैं। तो नाइट्रोजन गैस जो है स्थायी गैस है, और आपको बताना है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत की मात्रा में है, तो आपको कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि वायुमंडल में 99% जो गैसें पाई जाती हैं, किन 2 गैसें पाई जाती हैं, कौन कौन सी 2 गैसें हैं? तब आपका उत्तर होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? उत्तर बताना है। 156 का उत्तर क्या हो जाएगा? तब आपका उत्तर होगा आयोडीन, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, तो किससे ढका हुआ है? जल्दी बताओ। 71% जो 70.8 है ना, या इसे 71 ही मान लेते हैं, तब आपका उत्तर होगा जल से, यानी कि सी नंबर इसका सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है? 158 का उत्तर सभी लोग बताएंगे कि पीने योग्य जो जल है वो कितने प्रतिशत है, तब आपका उत्तर होगा 0.65%, यानी कि जो सी नंबर है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ठंडी परत बताना है दोस्तों। तापन मंडल, मध्यम मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी मानी जाती है? तब आपका उत्तर फटाक से कमेंट में आने चाहिए। उत्तर होगा मध्य मंडल, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। तो आप भी देखते हैं घरों में कि एक ऊपर वाली छत होती है, एक बीच वाली छत होती है और एक नीचे वाली होती है। तो मध्य मंडल जो है ये ठंडा रहता है। ठीक है, तो याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जलीय भूभाग मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण लुप्त हो गया है? तो कितने प्रतिशत हो गया है, जल्दी से बताओ। उत्तर हमें बताना है। उत्तर इसका सही हो जाएगा 10%, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो भूभाग है नष्ट हो चुका है मनुष्य के द्वारा, तो 10% हो जाएगा दोस्तों। आज साथ ही दोस्तों, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, है ना, तो यहां पर एक वर्चस्व नाम से एक मैगजीन भी आपको मिलेगी, जिसके माध्यम से आप समसामयिकी को कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों कि यहां पर कौन कौन से कोर्स अभी वर्तमान में चल रहे हैं। तो यहां पर एमपीएसआई का बैच कोर्स चल रहा है 2 अक्टूबर से, है ना, एमपीएसआई बैच कोर्स, और एमपीपीएससी का भी चल रहा है मेंस। ठीक है, तो ये फाउंडेशन बैच, ये सारे बैच यहां पर चल रहे हैं दोस्तों। एमपी पुलिस, ये बैच यहां पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप भी इन बैच में शामिल होकर आप भी दोस्तों इन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं एडमिशन फीस की, है ना, प्लस सब्सक्रिप्शन की। तो दोस्तों यहां पर देखें हम कि कैसे आपको एडमिशन फीस जमा करनी है, कैसे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, कितने का आपको पड़ेगा, वो सारी चीजें यहां पर दी हैं कि अगर आप 1 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों, तो आपको ये फीस 1600 चुकानी पड़ेगी। लेकिन यहां पर एक कोड दिया है, ये रेफरल कोड है सुमित जैन। अगर सुमित जैन रेफरल कोड आप यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और आपको यही जो कोर्स है ये 1440 रुपए की सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये 4000 में आपका पड़ेगा, लेकिन आप कोड के बाद ये 3 मंथ का आपको कितने में पड़ेगा? मात्र 3600 रुपए में। ठीक है, तो ये 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों 6 मंथ में आपको 7200 रुपए का है, और 10% में आपको लेस होकर के 6480 रुपए का हो जाएगा। आपको कोड यूज करना है सुमित जैन, और आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, और 12 मंथ की बात करें तो ये 8800 रुपए का रखा गया है, लेकिन 10% डिस्काउंट में आपको 7920 रुपए का ये 12 महीने तक आप इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, 24 मंथ के लिए आपको दोस्तों 12800 का कोर्स है, और 10% डिस्काउंट के बाद 11520 है, यानी कि आपको सुमित जैन
ये रेफरल कोड आप यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही नीचे लिंक दी है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें और बहुत सारे फायदे पाएं। निःशुल्क क्लासें भी यहां पर उपलब्ध हैं, साथ ही आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, डाउट भी आपके क्लियर किए जाते हैं, एनालिसिस किए जाते हैं। तो अभी आप डाउनलोड करें दोस्तों अनअकैडमी ऐप, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। 40 प्रश्न हमारा मिशन चल रहा है, 40 प्रश्न हर वीडियो में शामिल किए जाएंगे। बहुत सारे प्रश्नों की ये सीरीज है, ठीक है, बहुत सारे नोट्स हैं। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे वीडियो आपको याद रख लेना है। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।